केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है आपको खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। चलिए शुरू करने जा रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आज सबसे पहले बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की, जो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। मतलब आसान भाषा में कहें तो मॉनसून सत्र खत्म हो गया। लेकिन हासिल क्या हुआ इस मॉनसून सत्र से? कुछ नहीं। 19 दिन का सेशन था। लोकसभा में 19 घंटे चर्चा नहीं हुई, सिर्फ हंगामा हुआ, सिर्फ हंगामा ही हुआ। और करने वाला कौन? विपक्ष। कभी नीट का मुद्दा, कभी चढ़ावा चोरी, तो कभी विदेशी फंडिंग। अब इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के बजाय सिर्फ हंगामा हुआ और आपके और हमारे पैसों की बर्बादी हुई। एक तरह से डाका डाला गया आपकी जेब पर और हमारी जेब पर। और ऐसा ही डाका यूपी में वक्फ बोर्ड के नाम पर हुआ। वक्फ के नाम पर उन लोगों की आस्था पर डाला गया जिन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीनें तक वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के मुखिया बने बैठे मौलानाओं ने तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की बंदरबाट कर ली। सोचिए आप, 2.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का कोई जिक्र ही नहीं है। कहां गई होगी ये? किसी ना किसी की जेब तो जरूर भरी होगी। अब इस मामले में सीबीआई जांच तेज कर दी गई ताकि इस खेल के पीछे के जो असल खिलाड़ी हैं वो बेनकाब हो पाए। और नकाब तो आज इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का उतर गया है। यूएनएससी यानी यूएन की सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में यह बात साबित हो गई कि दिल्ली में लाल किले के सामने कार धमाके की प्लानिंग अलकायदा ने रची थी। वही अलकायदा जो पाकिस्तान में बैठकर बिरयानी खा रहा है। एनआईए ने पहले ही इस पूरे खेल में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के होने की पुष्टि कर दी थी और अब यूएन की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया और इससे मुनीर की किरकिरी हो गई है। लेकिन मुनीर की चिंता एक दावे ने बढ़ा दी। दावा यह था कि अदियाला जेल में बंद इमरान खान की मौत हो गई और यह अफवाह है या फिर सच, क्लियर नहीं है। हालांकि मुनीर और उसकी फूकी हुई फौज यह भरोसा दिलाने में जुटी हुई है कि इमरान को कुछ नहीं हुआ, लेकिन बात तब तक हाथ से निकल चुकी थी। इमरान के समर्थकों ने कराची हो या फिर इस्लामाबाद, हर जगह से रावलपिंडी के लिए मार्च शुरू कर दिया, क्योंकि इमरान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद किया गया है। इससे मुनीर को एक बार फिर यह चिंता सताने लगी कि कहीं आवाम उसका गेम ओवर ना कर दे। ये बड़ी खबरें होने वाली हैं माफ कीजिएगा, लेकिन शुरुआत करते हैं। इन सबसे पहले बात कर रहे हैं संसद में आज खत्म हुए मॉनसून सत्र की। संसद का मॉनसून सत्र आज खत्म हो गया। 19 दिन से मॉनसून सत्र चल रहा था, लेकिन इस बीच एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब विपक्ष ने हंगामा न किया। और आज भी वही हुआ। प्रधानमंत्री मौजूद थे, उनके सामने हो हल्ला हो रहा था और आखिर में स्पीकर ने सदन को स्थगित कर दिया। यह मजबूरी हो गई, सदन नहीं चलने देंगे। देखिए क्या हुआ। तो लोकसभा के स्थगन के बाद सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मोर्चा संभाला। उन्होंने डंके की चोट पर विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। सुनिए क्या कहा। ये पहली बार है जहां ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और लेजिस्लेचर में सिर्फ आपस में डिबेट डिस्कशन होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हाउस के अंदर में सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन आवर चलने नहीं दिया, और डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज मुझे देखने को मिला, ये कल्पना से बाहर है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन पा रहे थे। ये आरोप हवा हवाई नहीं है, ये हवा हवाई बात नहीं है। पिछले 19 दिन से ये घटनाक्रम इसी तरह से चल रहा है। कांग्रेस नेताओं का रूटीन बन चुका था, सवेरे उठो, संसद आओ, हंगामा करो और फिर घर जाकर सो जाओ, और अगले दिन फिर यही रिपीट। सो उठ जाओ, पोस्टर ले लो, हंगामा करो, चलता रहा। अब जो पिछले 18 दिन किया वो आखिरी दिन कैसे बदल जाता है? तो 19वें दिन भी विपक्ष तयशुदा एजेंडे के तहत संसद पहुंचा और हंगामा शुरू कर दिया। देखिए यही हो रहा था 19वां दिन। 56 इंच का छोटा बर्तन, 56 इंच का छोटा बर्तन, 56 इंच का छोटा बर्तन। घोर नौटंकी कांग्रेस की आपने देखी, पूरे देश ने देखी कि नौटंकी किसे कहते हैं। अगर कहीं किसी को नाटक करवाना हो, नाटक का मंचन करवाना हो, इंटरटेन होना है, तो कांग्रेस के इन नेताओं को बुला लीजिएगा, बढ़िया मजमा खड़ा करते हैं। और इस हंगामे की वजह से सदन नहीं चल पाया, यही हंगामा चल रहा था। सरकार ने इसका ठीकरा फोड़ा विपक्ष पर, क्योंकि ये तो पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने लोकसभा हो या फिर राज्यसभा कार्यवाही नहीं चलने दी। इसलिए बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। मॉनसून सत्र संसद का एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया। जो वो सदन को 10 दिन से नहीं चलने दे रहे हैं, जब माननीय गृह मंत्री जी बहस के लिए तैयार हैं तो कहते हैं उनकी बात को सुनना क्या। इसे क्या कहा जाए? राहुल गांधी, आपकी उद्दंडता से देश की राजनीति नहीं चलेगी। मूर्खतापूर्ण कमेंट है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। अगर उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है तो त्यागपत्र दें, और नहीं दिया है तो अयोग्य नालायक मंत्री हैं तब त्यागपत्र दें। क्या राहुल गांधी, गवर्नेंस की आपको बेसिक समझदारी नहीं है क्या? कभी गृह मंत्री के आदेश से गोली चलती है क्या? तो रविशंकर प्रसाद कई सवालों के साथ सामने आए, लेकिन नौटंकी की बात हम कर रहे हैं। ये कांग्रेस की नौटंकी पूरे देश ने देखी, बार बार हम भी दिखा रहे हैं, देखते रहिए। ये देखिए, ये मुख्य विपक्षी पार्टी है जो कि बीजेपी से टक्कर लेती है, नौटंकी में माहिर है, और कैसे सदन का वक्त भी बर्बाद कर रही थी। लेकिन नुकसान किसका हुआ? आपका, हमारा, क्योंकि यह संसद फ्री में थोड़ी ना चलती है। आप माचिस खरीदने से लेकर कमाई करने पर जो इनकम टैक्स देते हैं, उस खर्चे से चलती है संसद। सरकार, नेता, मंत्री, सब के सब। लेकिन उस पैसे का क्या हुआ? करोड़ों करोड़ों हंगामे की भेंट चढ़ गए, और इस मानसून सत्र में विपक्ष के इस अड़ियल रवैये की वजह से कितना नुकसान हो गया पता है आपको? रिपोर्ट देखिए। चर्चा होगी, लेकिन एक मुद्दों पर सदन तो चले ना। संसद का मॉनसून सत्र, जिसका इंतजार कई महीनों से किया जा रहा था, वो आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। देश को उम्मीद थी कि सरकार और विपक्ष के बीच सार्थक चर्चा होगी। हालिया देश ने जिन मुद्दों को देखा और महसूस किया, उस पर ठोस फैसले लिए जाएंगे। विकास के कई बिल अधर में हैं, लेकिन ये सब अटक गए, क्योंकि विपक्ष देश का स्तर नहीं बल्कि शोर के पैमाने को ऊंचा उठाने में यकीन रखता है। तो भी चर्चा होगी। संसद के इस मानसून सत्र में कई बिल पेंडिंग थे, लेकिन शोर का तूफान ऐसा उठा
कि उसके आगे सब दब गए। हर दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों कई बार स्थगित किए गए। ज्यादातर दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चले। लोकसभा में सिर्फ 19% काम हुआ, मतलब करीब 16 घंटे। राज्यसभा में इस मुकाबले थोड़ा बेहतर काम हुआ, लेकिन वो भी 39% ही कारगर रही, मतलब करीब 38 घंटे। यानी जनता के टैक्स की मोटी कमाई शोर शराबे में बर्बाद हो गई। और जिम्मेदारी किसकी? किसी की नहीं। जनता के मुद्दे उठाने के नाम पर सदन को न चलने देने का जवाब कौन देगा? सरकार की तरफ से संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने दो टूक कहा कि सरकार हर तरह की चर्चा के लिए पहले दिन से तैयार है, लेकिन विपक्ष ने चर्चा के बजाय हंगामे का रास्ता चुना। ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। उधर विपक्ष का कहना है कि सरकार सदन में जवाब देने से बच रही है, इसलिए ये हो हंगामा होता रहा। इस सेशन से मेरा आकलन है कि कहीं ना कहीं देश में मैसेज गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह इतनी अहंकारी सरकार है। ना उन्होंने कोई आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा माना, जो देश की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ना उन्होंने युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे को कोई तवज्जो देने का कार्य किया। लेकिन इस सियासी रस्साकशी में पैसा तो जनता का लगा ना, करोड़ों लगे। एक अनुमान के मुताबिक संसद अगर 6 घंटे चले तो 9 करोड़ का खर्चा आता है। इस हिसाब से 1 घंटे का खर्च हुआ तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। मतलब हर मिनट संसद में चर्चा पर आपके टैक्स की रकम का 2.5 लाख खर्च होता है। और मॉनसून सत्र में कुल 12 बिल पारित हुए जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा हो पाई केवल एक बिल पर, परीक्षा संशोधन अधिनियम पर। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन? माननीय नेता प्रतिपक्ष, जो सिर्फ यही कहते रह गए कि अगर गृह मंत्री आकर सदन में बोलेंगे तभी बात होगी, वरना नहीं होगी। अरे सरकार की तरफ से मुखिया है तो संसदीय कार्य मंत्री, और जो मंत्री हैं उनका काम तो यही है। तो किरण रिजिजू तो हर वक्त मौजूद थे। सरकार ने विपक्ष से कई बार अपील की, चर्चा कीजिए, बिल पेंडिंग है, लेकिन मजाल है कि राहुल अपनी बात से हिले हों। वो तो अड़े रहे, जमे रहे अपनी बात पर। वो कहते रहे चर्चा होनी चाहिए, गृह मंत्री को बुलाइए, और अंगद के पैर के समान ऐसे खूंटा गाड़ा कि रांची तक नहीं जा पाए। और ये बात और है कि वहां जाते तो कहते भी किसके खिलाफ झंडा बुलंद करते। वहां तो सब अपने हैं, सीएम भी अपना, मंत्री भी अपना, पराए तो केवल छात्र थे जो बैठे थे भूखे प्यासे। ये वाले तो बेचारे बीच बीच में जाकर बर्गर भी नहीं खा पाते। असली छात्र है ना, दिखावटी नहीं है, क्योंकि रांची के मामले में दिखावे का जिम्मा राहुल गांधी ने ले रखा था। और इसी बात पर बीजेपी ने राहुल को बुरी तरह घेरा। देखिए, चोर है, उसमें हिम्मत नहीं है, करोड़ों रुपया कमाता है झारखंड से, यहाँ कांग्रेस पार्टी को चलाता है। कांग्रेस में कोई सरकार नहीं है। हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य 7 साल से इसने बर्बाद कर दिया है, और वो चोर है। और उसके दिमाग में जो है जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है। देश को तोड़ना चाहता है, हमारे बच्चों के भविष्य को 7 साल से बर्बाद कर दिया है। वहां से पैसा लूट कर आता है, कांग्रेस पार्टी को चलाता है। उनमें इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि सरकार से समर्थन वापस ले। तोड़ने वाली ताकत के साथ जो है वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने आ जाता है। हिम्मत है तो वो झारखंड में सरकार से समर्थन क्यों नहीं वापस ले रहा है? वो जिन्ना का जो है असली वारिस यदि को है तो राहुल गांधी है। हालांकि अकेली कांग्रेस नहीं है जिसे पॉलिटिकल माइलेज का शौक हो। समाजवादी पार्टी भी अपनी साइकिल लेकर इसी रेस में कूद पड़ी, और इस मॉनसून सत्र में वंदे मातरम बिल पर किसी तरह सहमति बनी और वो पास हुआ। इसके बाद राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जैसा ही सम्मान दिए जाने का कानून बन गया। आज जब सदन स्थगित हुआ तो वंदे मातरम का गान हुआ, पूरा वंदे मातरम, छोटा वाला वर्जन नहीं। और यही इस नियम के तहत तय किया गया था। लेकिन राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े होने पर सपा के नेताओं के घुटने दुखने लगे। दुनिया भर में जितने भी राष्ट्रीय गान हैं सब हैं वो 1 मिनट के आसपास के होते हैं। वंदे मातरम ठीक है, बहुत जितना पहले था वो सबको याद भी था, ये तो किसी आदमी को याद ही नहीं पूरा। लेकिन
इसके जब गाते समय हैं तो इस बिल्कुल अटेंशन की हालत में खड़ा होना पड़ता है। तमाम लोग इतनी देर तक अटेंशन खड़े होने में दिक्कत होती है। अब इन लोगों को करना ये चाहिए कि उसको वंदे मातरम की जो कॉपी है सबको दें और नए हिसाब से लोग कानून भी बना दिया है, लेकिन उतना खूबसूरत नहीं लगता जितना पहले गाया जाता है। बिल्कुल सही है। करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जब हाथ में आ जाएगा ओरिजिनल वाला वर्जन तो रोजाना घोटने से वो याद भी हो जाएगा, और ओरिजिनल वर्जन याद करने में दिक्कत कहाँ है। आज जैसे ही सदन में ये हुआ, हम भी अपनी सीट पर खड़े हो गए। हमारा पूरा दफ्तर, सभी लोग पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर भाव के साथ उसे सुना और हमने गुनगुनाया। लेकिन यही घुटने तब बराबर चलते हैं जब संसद परिसर में सनातन का मजाक उड़ाना हो, राम मंदिर की आड़ लेकर संतों का अपमान करने के लिए थर्ड क्लास नौटंकी करनी, चढ़ावा चोरी की ढाल के पीछे रहकर राम के नाम पर हमला करना हो। समाजवादी पार्टी ने पूरे मॉनसून सत्र में सिवाय राम मंदिर के और कोई मुद्दा नहीं उठाया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी। अचानक छात्रों की आवाज दब गई और उसकी जगह ले ली इस घटिया खेल ने। लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस पर सपा का भ्रम भी क्लियर कर दिया। जो डकैत हैं वो चोर ढूंढ रहे हैं, और कांग्रेस को और सपा को तो अयोध्या का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग राम विरोधी पार्टियां हैं। मंदिर हमारा है, चंदा हमने दिया है। तो इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप करके और पूरे लोकतंत्र की हत्या करना, पूरा सत्र न चलने देना, इससे बुरा विपक्ष हमने कभी नहीं देखा। आपको लग रहा है ये मुद्दा जो है आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि चंदा चोरी का मुद्दा उत्तर प्रदेश में इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको यूपी से आई एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे। वक्फ के नाम पर करोड़ों की धांधली हो रही है। यह बात आपने कई बार सुनी होगी। संसद में जब वक्फ संशोधन अधिनियम आया तब तो खूब गूंज थे, ये नारे थे, हमारा हक छीना जा रहा है। लेकिन यह क्यों जरूरी था, आज आपको पता चलेगा। मुस्लिम समुदाय के उन लोगों को भी चलेगा इस बात का पता जिन्हें ये मौलाना बरगला रहे थे। क्या कह रहे थे? आपकी संपत्तियां हड़प ली जाएंगी, क्योंकि मौलानाओं की एक बात तो सच हुई, संपत्तियां हड़प ली गई। लेकिन यह सरकार ने नहीं हड़पी। ध्यान से सुनिएगा, सरकार ने नहीं हड़पी इन्हीं मौलानाओं ने जो बरगला रहे थे। उत्तर प्रदेश में वक्फ की प्रॉपर्टी का ऑडिट बताता है कि 2.5 लाख करोड़ की वक्फ संपत्तियों का हिसाब नहीं मिल रहा, मेल नहीं खा रहा। कहां गया तो फिर देखिए। उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं, ऐसा रिकॉर्ड केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया है। परंतु उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड में सिर्फ 1,27,000 वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। सिया और सुन्नी मिलाकर के लगभग 73,000 वक्फ की संपत्तियां गायब हैं। यहाँ पर एक मस्जिद है, ये है मसलके आला हजरत, ये एक मस्जिद है। इस मस्जिद के नीचे देखिए यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज है, देखिए दुकानें खुली हुई हैं। अब यहाँ का जो केयर टेकर है इस वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मुतवली होता है, मुतवली केयर टेकर है। मुतवली चाहे किसी को फ्री में दुकान दे और चाहे किसी से किराया वसूले। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से है, और आगे अगर आप जाएंगे आगे तो मैं और आगे भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है यहाँ पर। और आप देखिए कि इसको पूरी तरह से कमर्शियल कर दिया गया है। ऐसे ही जो 73,000 जो संपत्तियां हैं जिसका रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि वहां पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए, बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, उसको बेच दिया गया है, रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया है। तो ये तो राघवेंद्र आपको ट्रेलर दिखा रहे थे, पिक्चर हम दिखाएंगे कैसे ये पूरा खेल खेला गया। कौन है वो मौलाना जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी का गड़बड़ झाला कर दिया? पूरे उत्तर प्रदेश को देखना चाहिए। देखिए, प्रदेश सरकार को अधिकार है वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट कराने का। कहीं भी ये संपत्तियां किसी भी तरह से अवैध रूप से बेची गई है तो उन पर कठोर कार्रवाई। देश भर में वक्फ के नाम पर चल रहे कब्जे वाले सिस्टम पर लगाम लगने के बाद अब धांधली के पत्ते खुलने शुरू हो गए।
सेंट्रल वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के बाद केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि अकेले यूपी में करीब 73,000 वक्फ संपत्तियों का हिसाब किताब गायब है। उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। ऐसा रिकॉर्ड केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया है, परंतु उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड में सिर्फ 1,27,000 वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। शिया और सुन्नी मिलाकर के लगभग 73,000 वक्फ की संपत्तियां गायब हैं। केंद्र सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया उससे ये साफ पता चल गया कि यूपी में वक्फ बोर्ड में बैठे मौलवियों और वक्फ के अधिकारियों ने अपनी जेबें भरने के लिए जबरदस्त गोरखधंधा किया। आंकड़ा कहता है यूपी में वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड संपत्तियों की संख्या 2 लाख है, लेकिन रिकॉर्ड में पाई गई 1,27,000 प्रॉपर्टी, मतलब 73,000 संपत्तियों का कोई जिक्र नहीं। अनुमान जताया जा रहा है कि इन 73,000 प्रॉपर्टी की कीमत 2.5 लाख करोड़ के आसपास हो सकती है। और आरोप है कि बड़े बड़े मौलाना, मुत्तावली, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सदस्य और राजनीति में एक्टिव मुस्लिम समाज के नेताओं ने यह खेल किया है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, हज हाउस कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके यूपी के सभी जिलों में एसआईटी से जांच कराने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने ये डिमांड भी की कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का ऑडिट कराया जाए ताकि पता चल सके कि वक्फ के पास कितनी संपत्ति है और वो कहां से हासिल हुई। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकार है वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट कराने का, जो कि कभी नहीं हुआ। पूर्व में किसी भी सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड में ऑडिट नहीं हुआ है। उस ऑडिट की मांग करी है और एक सबसे बड़ा जो मामला निकल कर आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश की संपत्तियों के बारे में पता किया गया, तो पता चला कि 2 लाख रजिस्टर्ड हुए थे वक्फ उत्तर प्रदेश में। 2 लाख। आज की तारीख में जब हमारी सरकार 2017 में आई है तो हमारे पास में 1,27,000 का आंकड़ा दिया जा रहा है शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम निकलकर सामने आया। मोहसिन रजा के मुताबिक जब वो यूपी सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री थे तब उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने हरी झंडी देकर उसे शुरू करवा दिया था। उसके मुताबिक ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, बल्कि इसमें मुस्लिम समुदाय के कई नामी गिरामी लोग शामिल बताए जा रहे हैं, क्योंकि वक्फ के नाम पर प्रॉपर्टी के गबन का ये खेल लंबे वक्त से चल रहा था। सालों से इसी तरह से वक्फ की गई संपत्तियों को स्टेप बाय स्टेप पहले रिकॉर्ड से मिटाया जाता था और फिर उन्हें धीरे से किसी के नाम पर ट्रांसफर भी कराया जा सकता है। चलिए, हैरानी हुई होगी, लेकिन परेशान मत होइए। आपको एक और हैरान करने वाली बात बताते हैं। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी, जो अब जितेंद्र नारायण सेंगर बन चुके हैं, उन्होंने जो कहा वो तो वाकई चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक राहुल गांधी ने उन्हें वक्फ की जमीनें शराब का कारोबार करने वाले भगोड़े विजय माल्या को देने के निर्देश दिए थे। अब सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी के घर के सामने धरना देने वाले, संसद में राम मंदिर चंदे पर मुखर होकर बोलने वाले श्री राहुल गांधी जी जवाब दे कि विजय माल्या किंगफिशर फैक्ट्री और उत्तर प्रदेश वक्फ संपत्ति की लूट से उनका क्या संबंध है। जवाब दे कि उन्होंने विजय माल्या की मेरठ स्थित किंगफिशर फैक्ट्री, जो कि वक्फ की जमीन पर है, उस पर कार्रवाई न करने के लिए और विजय माल्या के पक्ष में वक्फ की जमीन दे देने के लिए मुझसे क्यों कहा था। क्योंकि अब मैं ये बात पूरी दुनिया के सामने बोल चुका हूं, वो बात सामने आ चुकी है, तो कम से कम देश राहुल गांधी जी का जवाब चाहता है। चलिए, राहुल गांधी को बाद में पता चला होगा कि ऐसे ऐसे बयान भी आ गए, और जैसे ही ये बयान आए सबके होश उड़ गए। मौलानाओं की छाती पर सांप लौट गया। मौलाना साजिद रशीदी, जो अक्सर सनातन के खिलाफ जहरीली जुबान अपनाते हैं, वो भी सामने आए। देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, इस बात को हम मानते हैं कि जितने भी चेयरमैन, चाहे शिया वक्फ बोर्ड में हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड में हो, और उसके मेंबरान वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर ज़रूर खुर्द-बुर्द करते हैं और वक्फ प्रॉपर्टी को कम दामों में बेचकर कहीं ना कहीं पैसा कमाते हैं और घोटाले करते हैं। दिल्ली के अंदर भी सैकड़ों बीघा ज़मीन पिछले चेयरमैनों ने सरकारों को या दूसरे लोगों को दे दी। इसलिए ये सच है कि वक्फ के चेयरमैन
ऐसा करते हैं, लेकिन वसीम रिजवी इस बात को कहे तो ये हजम नहीं होती, गले से नीचे नहीं उतरती। चलिए, वक्फ बोर्ड में धांधली की बात आपने देखी और अब बात करेंगे पिछले साल लाल किले के सामने हुए उस बड़े धमाके की, जिसमें पाकिस्तान के हाथ होने की बात अब लाउड एंड क्लियर है। कश्मीर के मुद्दे पर यूएन जाकर रोने वाले पाकिस्तान के चेहरे से अब नकाब यूएन ने ही हटा दिया। यूएन की सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ कि लाल किला ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठन अलकायदा की विंग थी। अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक यह विंग पाकिस्तान से चलाई जा रही, मतलब दिल्ली के लाल किले को उड़ाने का जो ब्लूप्रिंट है वो इस्लामाबाद में भी तैयार किया गया था, यानी प्लानिंग पूरी थी। अब यूएन की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो सब एनआईए की रिपोर्ट से बिल्कुल मैच है, मेल खाते। एनआईए पहले ही साफ कर दिया था एनआईए ने कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और लंबी जांच चली थी, उन सबूतों को खंगाला गया था। यानी एनआईए ने पहले ही बताया था कि गड़बड़ है और आज उसकी तस्दीक यूएन की रिपोर्ट भी करती है। रिपोर्ट देखिए। तारीख 10 नवंबर 2025। लाल किले के पास कार ब्लास्ट। ग्यारह लोगों की मौत और कई घायल। ये गाड़ी में ही थे क्या भाई? गाड़ी में ही थे? नहीं साइड में थे। आतंकियों का कारनामा, लेकिन सवाल कौन और किसका हाथ? लाल किला धमाके के बाद इसी सवाल का जवाब सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही थी और जवाब अब हाजिर है। यूएनएससी की रिपोर्ट और एनआईए की जांच में सारे सवालों के उत्तर मिल चुके हैं। आतंक का पता मिल चुका है। उस रिमोट कंट्रोल पर बटन दबाने वाले की तलाश खत्म हो चुकी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हाथ बताया जा रहा है। छोटे छोटे कई मॉड्यूल्स के एक्टिव होने का पता चला है। एनआईए ने 10 आरोपियों के खिलाफ 7500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। एनआईए जांच में अंसार गजवत उल हिंद और अलकायदा का नाम है। अंसार गजवत उल हिंद जो अलकायदा का ही अंग है, खतरनाक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से धमाका हुआ था। यूएनएससी की आतंकवाद निगरानी टीम की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। हमलों के पीछे वैश्विक आतंकी नेटवर्क और अलकायदा की सक्रियता थी। यानी ये सिर्फ एक धमाका नहीं था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसके पीछे एक ऐसा नेटवर्क था जिसकी सोच भारत की संवैधानिक व्यवस्था को निशाना बनाने और हिंसक तरीके से अपनी विचारधारा थोपने की। यह बिल्कुल गजवाए हिंद का एक और नया संस्करण जैसा है और यही कारण है कि अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बड़े संदर्भ में रख दिया है, क्योंकि आतंक का केवल चेहरा बदला है, आतंकवादी नेटवर्क की रणनीति बदली है। सीमा पार से अलग स्थानीय मॉड्यूल एक्टिव है, कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने की साजिश है, लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाने की रणनीति है, किसी बड़े हमले के लिए हथियार जुटाना मकसद है, राष्ट्रीय संपत्ति को निशाना बनाने पर जोर है। एनआईए की जांच का दायरा कार में खुद को उड़ा लेने वाले हमलावर के पीछे काम कर रहे पूरे मॉड्यूल को तलाशना था। धमाके के बाद जो कार्रवाइयां हुई और जो चीजें बरामद हुई वो बता रही हैं कि आतंकियों की प्लानिंग बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की थी, क्योंकि एनआईए ने दिल्ली और लगे इलाकों में छापेमारी की थी। फरीदाबाद से लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक मिला था। बम बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बरामद किए गए थे। TATP यानी कि ट्राई एसीटोन ट्राई परऑक्साइड विस्फोटक मिला। AK-47 राइफलें, क्रिडकोव राइफलें, टाइमिंग डिवाइस बरामद किए गए। घोष सिम कार्ड, डुअल फोन प्रोटोकॉल वाले मोबाइल और डिजिटल डिवाइस मिले। तो सारे राज खुल गए और पता चल गया कि किसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ। और पाकिस्तान अगर अभी भी आतंकियों से अपने संबंध छिपाना चाहे तो उसे वहां के पूर्व गृह मंत्री की यह बात सुननी चाहिए।
इमरान सरकार में गृह मंत्री रहे शेख रशीद का मानना है कि लश्कर का मुखिया हाफिज सईद उनका आका है और उसी की गुलामी से उन्हें पाकिस्तान गृह मंत्री की कुर्सी मिली। इसके ज्यादा सबूत और क्या चाहिए कि पाकिस्तान में सियासत की फुटबॉल के प्लेयर भले ही शाहबाज या मुनीर हो, कोच तो हाफिज सईद है। अगर आप मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। ना चिड़िया चहकेंगी हिंदुस्तान में, ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेगी। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, और ये बात पाकिस्तान के सियासतदानों और उनके आतंकियों से कनेक्शन को लेकर बार बार जगजाहिर होती है। और इस बार ये आतंक प्रेम जागा है पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री का। जी हाँ, तस्वीरों में नजर आ रहे ये शख्स हैं पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद, जिन्होंने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को अपना आका तक करार दे दिया। उन्होंने खुद को हाफिज सईद का गुलाम और फॉलोअर बताया। मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से हाफिज सईद साहब का नंबर निकल आया अमेरिका में, और उन्होंने मुझे अमेरिका से निकाल दिया कि हाफिज सईद का नंबर इस बंदे के फोन में से निकला है। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हाफिज सईद साहब के साथ हैं। शेख रशीद यही नहीं रुके, उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला और आतंकियों की तारीफ की, और फिर एक बार पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को जग जाहिर कर दिया। नेस्त तो नाबूद कर देंगे अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा। ना चिड़िया चहकेंगी हिंदुस्तान में, ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेगी, और ना ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम हो सकेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जाए। वैसे शेख रशीद का हाफिज सईद प्रेम कोई नया नहीं है। शेख रशीद के हाफिज सईद से संपर्क की बातें पहले भी सामने आती रही। 2012 में अमेरिका में उन्हें कुछ घंटे पूछताछ के लिए रोका गया था। उस समय उनके हाफिज सईद से संभावित कनेक्शन का जिक्र हुआ था। साथ ही शेख रशीद इमरान खान के करीबी नेताओं में से रहे हैं और भारत के खिलाफ भी बयानबाजी करते रहे हैं। चलिए, ये तो बात शेख रशीद की, लेकिन हाफिज सईद के लिए रशीद प्रेम जागना और भारत को गीदड़ भभकी बड़े सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि हाफिज सईद को आतंकी सरपरस्ती करने वालों का आका माना जाता है। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। उसे 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। हाफिज सईद पर भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल होने के आरोप हैं। हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालतें सजा भी सुना चुकी हैं। वो फिलहाल पाकिस्तान में 31 साल की सजा काट रहा है। तो अगर आप इस रशीद को ना पहचान पाए हो, ठीक है, तो उनकी पहचान हम आपको बताते हैं। ये पहले भी कई बार भारत के खिलाफ बोलते रहे, और जब जब इन्होंने भारत के खिलाफ बोला, इनकी जुबान को तगड़ा झटका लगा। एक बार नहीं, कई बार। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। नियतों से वाकिफ हैं, तुम्हारा रस का करंट लगे, खैर है। तुम्हारा रस का करंट लगे, खैर है, कोई बात नहीं, कोई नहीं। जो है वो मेरा ख्याल है करंट आ गया है। हम तुम्हारी मोदी नियतों से वाकिफ हैं, तुम्हारा रस का करंट लगे, खैर है, तुम्हारा रस का करंट लगे, खैर है, कोई बात नहीं, कोई नहीं। जो है तो ये हुई कहानी, लेकिन इसका एक पार्ट और भी आपको समझाते हैं। ये बात तो खुलकर कह रहे हैं कि हाफिज इनके आका है, ये गुलाम है। अब मुनीर कहां मुंह छिपाएगा? लेकिन मुनीर के लिए इससे भी बड़ी एक समस्या पाकिस्तान में खड़ी है। नाम है इमरान खान। अकेले इमरान ही एक ऐसा नाम है जो मुनीर की हवा खराब कर देता है। और अब जब इमरान की मौत की अफवाह फिर से उड़ी है, तो मुनीर की टेंशन बढ़ गई। अगर आप नई बात करेंगे सियासी और रिटर्न में दे देंगे
तो हमने बिल्कुल तैयार है, कोई सियासी बात नहीं होगी, रेडी रह गया। हाँ, तो खान साहब की जो बीमारी की खबर है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जिंदा है या मर गए इमरान खान? पाकिस्तान पत्रकार का बयान। पाक में बची खलबली, मुनीर गैंग की नींद उड़ी। पहले ही टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की विद्रोह की मार झेल रहे पाकिस्तान और पाकिस्तान जनरल मुनीर के लिए एक और बड़ी मुसीबत मुंह उठाए खड़ी, और वो कोई और नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है, जिनकी मौत की अफवाह ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार वजाहत सईद खान ने जैसे ही दावा किया कि इमरान खान अब नहीं रहे, तो मुनीर आर्मी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। पाकिस्तान में विरोध के सुर सुनाई देने लगे। जब मुनीर को लगा कि उसकी लुटिया डूबने वाली है, पाकिस्तान में किसी भी वक्त तख्ता पलट की आवाज बुलंद हो सकती है, तो उसने वही किया जो वो और उससे पहले के सेना प्रमुख आज तक करते आए हैं। मुनीर ने सेना के माउथपीस ISPR को आगे किया और ऐलान करवा दिया कि इमरान खान जिंदा है और अदियाला जेल में बंद है, क्योंकि इसके कुछ देर पहले ही पाकिस्तानी पत्रकार ने इमरान की मौत की आशंका जताई थी। 3 ऑफिसर्स ने अलग अलग तरीकों से ये इजहार किया है that Imran Khan is no longer with us, and that is the reason why the Pakistan Army and the Army Chief are keeping him from the rest of the country. This is serious. If it's true, it's not. I hope it's not. हालांकि पाक सेना की दहशत की वजह से पाकिस्तानी पत्रकार ने पलटी मार दी। खैर, सेना और पत्रकार के खंडन से पहले जो डैमेज होना था वो हो चुका है। इमरान की मौत के अफवाह के बीच खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने 20 लाख लोगों के साथ मार्च की चेतावनी दी। उनकी चेतावनी के बाद पीटीआई के कई कार्यकर्ता मुनीर के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस मुद्दे ने एक बार फिर मुनीर के खिलाफ इमरान टेरर को नई हवा दे दी। इमरान की पार्टी पीटीआई ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद की ओर एक लॉन्ग मार्च निकालने का ऐलान किया। हमारे पास वही इत्तलात हैं जो आपके पास हैं, जो मीडिया के जरिए, यूट्यूबर्स के जरिए आ रही हैं, तो हम इनको मुसद्दिका इत्तलात नहीं कह सकते। कल इंशाअल्लाह अडियाला, उसके बाद आप देखेंगे मुतअद्दिद हमारे जो इवेंट्स हैं वो होंगे। तो हम खान साहब की जो बीमारी की खबर है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह करे कि ये झूठी खबर हो और हम किसी अफवाह के ऊपर इन्हिसार नहीं करेंगे, लेकिन हम ये तकाजा करते रहेंगे कि खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। वहीं इमरान की बहनों ने भी पाकिस्तान सरकार और सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें इमरान से मिलने नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई सियासी बात बाहर ना आके करें तो हम उनको कह रहे हैं कि बहनों की मुलाकात करवा दें। हमने पूरी तरीके से इत्तेफाक किया है बहनों ने कि अब कोई सियासी बात बिल्कुल नहीं आके करेंगे बाहर आके। हालांकि इसके बावजूद ना तो इमरान से किसी को मिलने दिया गया और ना ही उनकी कोई तस्वीर जारी की गई, ताकि पता चल सके कि इमरान की मौत के दावे में कितनी सच्चाई है। मुनीर यह जानता है कि उसके मंसूबों को चुनौती केवल और केवल इमरान खान दे सकता है, क्योंकि शहबाज को तो वो पहले ही ट्रंप के आगे बेच चुका है। पाकिस्तान की जमीन का सौदा वो लंच पर कराया था। अब उसके और पाकिस्तान के तख्त के बीच सिर्फ इमरान है, जिसे वो जेल में सड़ा सड़ा कर मारना चाहता है, ताकि पाकिस्तान में उसके नाम के साथ ही उसकी राजनीतिक साख भी दफ्न हो जाए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।